हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत अपघटन, उसकी क्रियाविधि और उस पर फैराडे से संबंधित सवाल हमने किए थे। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव की। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित किसी अर्ध सेल में, यहाँ पे नाम लिया गया है अर्ध सेल, किसी अर्ध सेल के धातु इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका होगा, धातु का, इसलिए नाम हो गया धातु इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य के विलयन एवं धातु इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा कि जब जहाँ पे विभवांतर होता है वहीं पे हम कहते हैं कि धारा बहती है। तो धारा बहने के लिए विभव होना जरूरी है। तो अगर हम सेल की बात करें तो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कैसे मिलेगा, तो वो हमने यहाँ पे चर्चा की कि अर्ध सेल जो उसका होगा, जब हम अर्ध सेल के धातु के इलेक्ट्रोड पर क्या आएगा, विलयन के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश। तो धनावेश भी आ सकता है और ऋणावेश भी आ सकता है, वो हम अब आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्ध सेल क्या होता है। तो अगर हम एक कंटेनर में, हमने यहाँ पर एक ले लिया, मान लीजिए मैंने इस कंटेनर में ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड में इसी धातु का हमने ले लिया विद्युत अपघट्य, इसी धातु का हमने क्या ले लिया, विद्युत अपघट्य। तो यदि हम कॉपर, ये हमने धातु ली कॉपर की, और इसी का हमने विद्युत अपघट्य लिया CuSO4, तो क्या होगा, तो ये हो सकता है कि ये जो कॉपर है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस विलयन को दे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस विलयन को दे, ओके। और यदि ऐसा होगा तो इस जिंक पर क्या चार्ज आएगा, इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इस विलयन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे चुका होगा आंशिक रूप से। तो इस प्लस और माइनस, तो हम कहते हैं कि ये विलयन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोड प्लस हुआ, प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो विलयन क्या हो जाएगा, माइनस। तो दोनों प्लस और माइनस दोनों के बीच में हम कहेंगे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और ये विभवांतर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा आप याद रख लीजिए, किसी विद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित किसी अर्ध सेल के, तो अर्ध सेल क्या होता है, अर्ध सेल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोकर जब रख दिया जाता है तो हम कहते हैं ये क्या है, अर्ध सेल। तो अर्ध सेल की बात मैंने की, तो विद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित किसी अर्ध सेल के धातु इलेक्ट्रोड पर विलयन के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। इसका मतलब हुआ, अगर इलेक्ट्रोड पर धनावेश है तो विलयन क्या होगा, ऋणावेश, और यदि इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश है तो विलयन क्या होगा, धनावेश। तो हम कहेंगे धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य के विलयन एवं धातु इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन हमने यहाँ पे आपको समझाई। अब आगे देखते हैं, यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम कहेंगे तो प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। वो चाहे जो भी इलेक्ट्रोड हो, हम कहेंगे यदि उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम EOP से या ऑक्सीडेशन से लिया गया है, EOXy द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जनरली हम EOP लिखते हैं, शॉर्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया इलेक्ट्रोड विभव, ओके। तो इलेक्ट्रोड विभव, अगर हम कहेंगे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा होगा, अपचयन, तो हम कहेंगे कि वो जो विभव होगा वो होगा आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ERP। OP का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। RP का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव।
तो यहाँ पे आप इतनी बात सीख चुके हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण वो कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन वो कहलाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब हम बात करेंगे मानक की स्थिति। ये वर्ड आप सुनेंगे, मानक की स्थिति। तो कभी कभी ये एग्जाम में भी, बहुविकल्पी में भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है कि मानक की स्थिति क्या होती है। तो हम कहेंगे यदि दाब 1 atm हो, सांद्रता 1 मोलर हो और उसका ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कहेंगे 298 केल्विन हो, तो इसे कहते हैं मानक की स्थिति। अगर ऐसी स्थिति पर हम लोग इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव हम आरपी और ओपी, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर हम कहेंगे अपचयन होगा वो कहलाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और उसे हम लोग ई नॉट आरपी से, नॉट का मतलब यहाँ पे होगा कि मानक की स्थिति। ओके, तो अगर इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो हम कहेंगे ई नॉट आरपी, तो उसका जो विभव आएगा वो मानक अपचयन विभव। मानक कब आएगा, जब ये मानक स्थितियां होंगी, नहीं तो मानक की बात नहीं करेंगे। ई नॉट ओपी का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। तो पढ़ना सीख जाइए, ये आपका होगा मानक अपचयन विभव, ये होगा मानक ऑक्सीकरण विभव। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ देखिए, ये नोट क्या है, आईयूपीएसी ने बता दिया हमें। आईयूपीएसी के अनुसार मानक अपचयन विभव हम कहेंगे ई नॉट आरपी, तो मानक अपचयन विभव को क्या कहा गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। कभी कभी हम सवाल क्या करता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको ना देकर वो कहता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो याद रखना अगर मानक इलेक्ट्रोड कह रहा है तो वो अपचयन विभव ही होगा। ओके, तो इतनी बात आप ये सीख लिया। अब हम इसी बात को समझा रहे हैं एक विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा। याद रखिएगा, हमने आपको लास्ट क्लास में सेल में जब पढ़ाया था विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, तो हमने बताया था कि इसकी चर्चा हम और आगे विस्तार से करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल का। तो देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं। आइए, ये हमने एक सेल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका है विद्युत रासायनिक सेल, और हमने ये 2 कंटेनर आपके हैं। एक में मैंने लिया है जिंक का इलेक्ट्रोड, और इसी के विलयन मतलब जिंक सल्फेट में हमने इसको डुबो दिया है, और दूसरी तरफ हमने लिया है कॉपर का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आप देखिएगा, और इसको इसी के विलयन में कॉपर सल्फेट में हमने इसको डुबो दिया है। तो ये जो अकेला हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट, ये दोनों हम कहेंगे ये क्या है, आपके अर्ध सेल हैं। और ये भी क्या है आपका कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन, ये भी टोटल क्या है, अर्ध सेल है। अब 2 अर्ध सेल अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो यदि दोनों अर्ध सेल को हम मिला दें तो देखो मिलाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, लवण सेतु। अभी देखते हैं ये क्या है, इसका क्या काम होता है। तो अगर हम दोनों अर्ध सेलों को मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे देखिएगा जिंक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो होगा क्या, यहाँ पर हमें ये मालूम है, यहाँ पे होता क्या है कि जिंक जो होता है इसकी क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो हम कहेंगे जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो अगर ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो ये जिंक होगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और किधर जाएगा, वो कॉपर की तरफ। वहीं उल्टी तरफ अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। तो जो कम क्रियाशील होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो एक साइड में जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरी साइड में कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की तरफ है। और आप ये जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत में गति करती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है तो हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह हम कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है जो कि विद्युत धारा का माप करेगा कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। और जिंक हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड पर, जो कि जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि जिस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान देना
क्योंकि जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और इसलिए इस पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इसलिए इस पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस पर जिंक पर जो हम कहेंगे विभव आएगा वो आएगा ऑक्सीकरण विभव, और कॉपर पे जो विभव आएगा वो आएगा अपचयन विभव। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ऑक्सीकरण विभव है उस पर, उस इलेक्ट्रोड पर जो चिन्ह है वो कैसा है, माइनस है। ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो उस पर चिन्ह कैसा है, प्लस है। अब आप कहेंगे सर ये प्लस माइनस कैसे आया, तो आप देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, और आपको ये मालूम है कि जो धारा का प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यदि हम जानते हैं जब धारा का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस का आप कंफ्यूजन यहाँ पे निकाल दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जिंक इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता अधिक होने के नाते ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और कॉपर की क्रियाशीलता कम होने के नाते इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होती रहती है। और हमें ये मालूम है इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बह रहा है तो धारा कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ बहेगी, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या आएगा, चार्ज प्लस, और जिंक इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, KNO3, मतलब ये आपका लवण सेतु है। लवण सेतु क्या होता है, तो हम कहेंगे एक पाइप है, इस पाइप में क्या भरा हुआ है, KNO3 का विलयन है। तो KNO3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके पास ये हम KNO3 के अलावा भी कुछ ले सकते हैं। हम ऐसा चीज लेंगे जो हम कहेंगे अपने आयनों में जल्दी टूट जाए और वो आयन के फॉर्म में आ जाए। तो लवण सेतु का काम क्या है, तो जैसे हम जानते हैं कि यदि हमें पंखा चलाना है तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। ओके, तो हमें मालूम है कि अगर हम पंखे का एक ही तार लगाएंगे इलेक्ट्रिक में तो निश्चित रूप से पंखा नहीं चलेगा। ओके, तो आपको दोनों तार प्लस माइनस दोनों का तार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब हम कहेंगे कि दो तार हों, तो परिपथ तभी पूरा होगा, नहीं तो परिपथ क्या होगा, पूरा नहीं होगा। ओके, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, लवण सेतु। तो लवण सेतु का कार्य क्या होता है, परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, जरा एक बार देखिए, जब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या मिलेगा आपको, जिंक Zn+2 मिलेगा। ओके, जब जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये बनाएगा जिंक+2। तो ये जो जिंक+2 है वो कहाँ जाएंगे, विलयन में जाएंगे। जिंक+2 है वो कहाँ जाएंगे, विलयन में जाएंगे। तो ये जो विलयन है ये कैसा होने लगेगा, धनात्मक होने लगेगा, धनात्मक होने लगेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे ये धनात्मकता बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की निकलने की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लवण सेतु हमें लगा रखा है तो वो क्या करेगा, उसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जब ये जो माइनस चार्ज है वो जब इस विलयन में आएगा इस इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो इसके अंदर जो आयन होंगे वो ज्यादातर क्या होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। तो आप हमें बताइए, जब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा ही रहा है और ये विलयन कैसा हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है। तो इस विलयन में हम कहेंगे ये ज्यादा, अगर ये समय ऐसा है माइनस की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से मना करने लगेगा। तो निश्चित रूप से परिपथ क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। एक बार दोबारा देख लीजिए, जब जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये जिंक+2 आयन देगा, और जिंक+2 आयन क्या होगा, इसके नाते इस विलयन की हम कहेंगे जो धनात्मक, हम कहेंगे कि जो इस विलयन में धनात्मक प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस विलयन में Zn+2 की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये जो कॉपर है, जो कॉपर आयन इस विलयन में है, तो ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें जमा हो जाएंगे, और जब इसमें जमा हो गए इलेक्ट्रोड पर जब जमा हो जाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ बचेगा SO4-, यहाँ क्या बचेगा, SO4-, और इसकी अधिकता बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर Zn+2 की अधिकता बढ़ती जाएगी, Zn+2 की अधिकता बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर SO4-2 की अधिकता बढ़ती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा, आप ही सोचिए, अगर यहाँ माइनस माइनस आता रहा हमेशा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन आना धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक समय ऐसा है इलेक्ट्रॉन आना ही बंद हो जाएगा।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना बंद होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लवण सेतु लगा दिया। अब देखो होगा क्या, इस विलयन में जो प्लस आयन है ज्यादातर, जो हम कहेंगे विलयन में जो धनात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और इस विलयन में क्या हो रही है, ऋणात्मक की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या, यहाँ के जो नेगेटिव आयन होंगे वो निकल के कहाँ चले जाएंगे, इसके थ्रू, लवण सेतु के थ्रू इस विलयन में आ जाएंगे। तो होगा क्या, ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे प्लस, जितना यहाँ प्लस आएगा उतना ही यहाँ इस साइड में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये माइनस का चार्ज सारा यहाँ आता रहेगा। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार होता रहेगा, SO4 - 2 बनता रहेगा, और ये माइनस वाली जो चीज है वो यहाँ आती रहेगी। ओके, तो माइनस यहाँ आता रहेगा, यहाँ का प्लस चार्ज गायब होता रहेगा। जब ये माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ से गायब होता रहेगा। तो हम कहेंगे Zn+2, हम कहेंगे इधर Zn SO4 बनता रहेगा, इधर Zn SO4 बनता रहेगा, और इधर हम कहेंगे कि SO4 - 2 इधर निकलेगा, इसके पास आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब देखिएगा ये जो Zn+2 है वो कहाँ से आ रहा है, तो हम कहेंगे ये Zn+2 जो है वो जिंक से आ रहा है, और इस जिंक इलेक्ट्रोड से ये कहाँ पे आ रहा है, विलयन में। तो क्योंकि यहाँ से ये निकल के विलयन में आ रहा है, और विलयन में Zn+2 इसको उदासीन करने के लिए यहाँ से क्या आएगा, SO4 - 2 आएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ZnSO4। तो इस विलयन में ZnSO4 की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, ये क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, मतलब ये खर्च होता जाएगा। वहीं इधर इस साइड की बात करें तो SO4 - 2 हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस इलेक्ट्रोड पर, हम कहेंगे इस कॉपर पर जमा होता जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये पतला होता जाएगा, ये इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन जब होगी, तो चूंकि लगातार ऐसी स्थिति होगी तो लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा और धारा बनती रहेगी, और इस धारा का प्रयोग हम बल्ब जलाने में या पंखा चलाने में, अदर उपयोग में हम इसको ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज के समय में सेल का कितना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ट्रैक्टर है या आपकी कार है, ओके, आपकी बाइक है ना, इन्वर्टर घर में लगा हुआ है, तो हर जगह सेल का उपयोग आप देख रहे हैं। अगर सेल नहीं होगा तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर एक विशेष गुण होता है, वो गुण होता है कि वो क्या कर सकता है, ऊर्जा को अपनी ओर अपने अंदर समाहित किया रहता है। हम कहते हैं कि वो विद्युत को अपने अंदर एकत्रित कर सकता है। ओके, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इसके बारे में और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने एक बार क्या बताया आपको कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कॉपर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करेगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में जिंक की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जिंक जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो हम कहेंगे Zn+2 बनेगा। तो Zn+2 कहाँ जाएगा, विलयन में जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोड से विलयन में जाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो विलयन है इसमें प्लस की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। वहीं इसकी तरफ अगर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के नाते यहाँ इस विलयन में Cr+2 भी है, और Cr+2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो कॉपर में बदल जाएगा, और ये कॉपर में बदलकर इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता जाएगा, जमता जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, SO4-, मतलब यहाँ पे माइनस, ये विलयन कैसा होता जाएगा, माइनस। तो लवण सेतु क्या करता है, यही जो प्लस माइनस है इसके भेद को खत्म करने के लिए, इसकी प्रवृत्ति को उदासीन करने के लिए ये काम करता है। ये माइनस को प्लस से मिला देता है, और माइनस को जब प्लस से मिला देगा तो हम कहेंगे ये भी उदासीन और ये भी उदासीन होता रहेगा। यदि ऐसा ना हुआ तो थोड़ी देर बाद हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी। तो ये लवण सेतु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम आगे बात करें, आ जाइए यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में परिपथ पूर्ण करने के पश्चात अधिक क्रियाशील धातु इलेक्ट्रॉन से हम कहेंगे अधिक क्रियाशील धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कम क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रॉन की ओर जाते हैं, जिसके कारण अधिक क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया एवं
कम क्रियाशील धातु के इलेक्ट्रोड पर अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप ये याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील जो धातु होगी उस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और कम क्रियाशील जो होगी उस पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब आगे देखिए, हम कहेंगे वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, एनोड, और जबकि जिस पर हम कहेंगे अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड। अगर अपने हम सेल में देखें तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये कहलाएगा आपका एनोड और ये कहलाएगा आपका कैथोड। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, एनोड और कैथोड को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाइए, हम बात करेंगे उपरोक्त सेल में उपस्थित लवण सेतु। अब लवण सेतु की बात करेंगे। लवण सेतु धारा प्रवाह के लिए आवश्यक परिपथ को पूर्ण करता है एवं दोनों अर्धसेलों में उपस्थित विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो ये है लवण सेतु के दो महत्वपूर्ण कार्य। कभी कभी आ जाता है कि लवण सेतु का काम क्या होता है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो लवण सेतु है वो एक तो परिपथ को पूर्ण करता है और दूसरा जो विलयन है उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो अब हम आगे की चर्चा करें, हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड पर। तो अगर जिंक इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जो जिंक होगा, हमने अब जिंक इलेक्ट्रोड की चर्चा कर रहे हैं कि जो जिंक होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है। और जब ऐसा होगा तो ये जिंक कहाँ से है, इलेक्ट्रोड से है। तो ये जब ऐसा होगा तो ये बनेगा जिंक +2, एक्वस में लिखा है मतलब जलीय, जिंक +2 बनेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं इसकी ऑक्सीकरण, जो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 है और इस जिंक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, +2 है। तो आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वो 0 से +2 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब बात करें, हम कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड पर। उसके पहले आप देखिएगा जो जिंक +2 आयन बना है ये कहाँ जाएगा, ये विलयन में जाएगा। ओके, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जो जिस कॉपर इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डुबोया गया है वहां पे कॉपर +2 आयन है। ओके, विलयन से लिया गया है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये ग्रहण करेगा कॉपर +2 और किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर में, जो कि ठोस है। यहाँ मैंने सॉलिड लिखा हुआ है। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक वाला वो पतला होता रहेगा और ये जो इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता रहेगा। तो अब दोनों को हम मिला देंगे। देखो ये आपकी अर्धसेल अपक्रिया है, ये आपकी अर्धसेल अपक्रिया है। ओके, क्योंकि ये अर्धसेल की बात हो रही है, ये भी अर्धसेल की बात हो रही है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमें मिलेगा वो आपको मिलेगा सेल अपक्रिया। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। बाकी आप सबको ऐसे ही जोड़ दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपकी है सेल अपक्रिया। तो याद रखिएगा, सेल अपक्रिया बनाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग बोर्ड का पेपर देंगे उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल अपक्रिया आप कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि उपरोक्त सेल अपक्रिया से स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड का द्रव्यमान कम होता जाता है जबकि कैथोड के द्रव्यमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। ओके, अब हम बात करेंगे सेल विभव की। ओके, सेल विभव, सेल विभव अगर आपको निकालना है किसी सेल का तो कैसे मिलेगा, किसी विद्युत रासायनिक सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर उस सेल का क्या कहलाता है, सेल विभव। तो इलेक्ट्रोडों पर विभव जो आता है उसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, और जो विभव का अंतर होगा उसे हम कहेंगे सेल विभव। ओके, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हम कहेंगे इलेक्ट्रोड के विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को उस सेल का क्या कहते हैं, सेल विभव। अब देखो, सेल विभव निकालने का 2 महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप इसको याद रख लीजिए। क्या क्या फार्मूला है, देखिए पहला फार्मूला ई सेल मतलब सेल विभव, सेल का विभव। ERP कैथोड, हम कहेंगे कैथोड के लिए हम कहेंगे ERP मतलब हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रोड का। तो इलेक्ट्रोड का हम कहेंगे ये मानक अपचन, हम कहेंगे अपचन विभव है, सॉरी, तो अपचन विभव है। और ये एनोड का क्या है,
अपचयन विभव। तो अगर हमें अपचयन विभव मालूम है, ध्यान देना, आरपी मुझे मालूम है तो मुझे पहले कैथोड का लिखना होगा आरपी, और फिर किसका लिखना होगा, एनोड का, फिर उनका क्या लेना होगा, अंतर। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई सेल। वहीं दूसरी तरफ एनोड माइनस कैथोड की बात करेंगे, अगर हमें क्या मालूम होगा, ओपी मतलब ऑक्सीकरण विभव। अगर मुझे ऑक्सीकरण विभव मालूम होगा तो हम करेंगे एनोड माइनस कैथोड। अभी दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि ई नॉट सेल हम निकालते हैं आरपी या ओपी से, तो यदि मुझे आरपी मालूम है तो कैथोड माइनस एनोड, और यदि ओपी मालूम है तो एनोड माइनस कैथोड। इसको याद करने का तरीका आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, अपचयन, इसलिए अपचयन दिया है तो कैथोड माइनस एनोड। और जो बात करें दूसरी की, तो जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो वहां पे क्या होगा, हम कहेंगे एनोड माइनस कैथोड। अगर मुझे ओपी दिया है तो एनोड माइनस कैथोड, अगर मुझे आरपी दिया है तो कैथोड माइनस एनोड। ओके, याद हो गया फॉर्मूला। अब कुछ एग्जांपल देखिए, हम आपको कुछ एग्जांपल समझा देते हैं। यहां पे देखिए क्या है, निम्न सेल का मानक सेल विभव ज्ञात करिए। ये आपको सेल दिया हुआ है, तो ये है आपका सेल का प्रदर्शन। ओके, ये जो लिखा है ये क्या है, सेल का प्रदर्शन है। तो सेल, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो सेल का प्रदर्शन का तरीका होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जिंक से जिंक लिखा है, फिर जिंक एक लाइन खींची गई है, फिर जिंक से जिंक +2 एक्वस, और यहाँ इसकी लिखी है सांद्रता C1। तो आप यहाँ देखिए 0 से +2 मतलब क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण, तो ये क्या होगा, एनोड। और यहाँ पे आप देखिए +2 से 0, ऑक्सीजन संख्या में कमी, क्या हो रहा है, अपचयन। क्या लिखा मैंने, कैथोड। और बीच में जो डबल लाइन खींची गई है, इसे हम क्या, ये किसको प्रदर्शित करेगा, हम कहेंगे लवण सेतु को प्रदर्शित करेगा। तो अब ये मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो आपका सेल दिया हुआ है, इस सेल में जो जिंक है वो जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक +2 में, और जिंक +2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एनोड है। तो ये क्या है आपका, एनोड है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिए कॉपर +2 से कॉपर, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये क्या है आपका, कैथोड है। तो आप यहाँ से तुलना करके भी देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड हम यहाँ से पहचान लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पहचानना, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अगर आपको इस प्रकार आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ से पहचानेंगे। इस साइड में जो लिखा होगा वो एनोड, वैसे यहाँ दिख भी रहा है, आपको यहाँ दिखना चाहिए, और इस साइड में जो लिखा है वो क्या है, कैथोड है। अब हम आगे की चर्चा करें तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ये मैंने लिख दिया है। अब आपको यहाँ दिया क्या है, जरा एक बार इसको भी देखिए। क्या दिया है आपको कि जो जिंक है वो +2 से क्या हो रहा है, 0, और जो कॉपर है वो +2 से क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब दोनों का अपचयन हो रहा है। तो ये जो विभव आपका दिया है, ये कौन सा विभव है, क्योंकि दोनों का ही अपचयन विभव हमें दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वो आरपी आपको दिया है ना। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमें मालूम है E0 Zn+2 से Zn, तो हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। तो मानक अपचयन विभव का मतलब है कि ये मानक स्थिति में किया गया है, और यहाँ पे अपचयन विभव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि +2 से 0, यहाँ भी +2 से 0, इसलिए ये भी क्या है, मानक अपचयन विभव। इसका मतलब हमें जो दिया है सवाल में वो ऑक्सीकरण विभव नहीं दिया है, वो हमें दिया है अपचयन विभव। और अगर ये अपचयन विभव है, अगर ये अपचयन विभव है, अगर मुझे अपचयन विभव मालूम होता है तो हम जानते हैं कि उसके लिए जो फॉर्मूला होता है सेल विभव निकालने का, वो होता है कैथोड माइनस एनोड। क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। आपको कैथोड का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है 0.34, फिर आप क्या लगाएंगे, माइनस, और कैथोड जो एनोड है उसका आपको दिया है, कैथोड एनोड कौन है, जिंक, उसका दिया 0.76, वो भी किसमें दिया है, माइनस में। माइनस में यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, आइए हम एक आध सवाल और देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया है निम्न सेल का मानक सेल विभव ज्ञात करना है, आपको मानक सेल विभव ज्ञात करना है, आपको दिया हुआ है। अब देखो मैंने जैसा कि बता दिया आपको कि सेल का प्रदर्शन ये दिया हुआ है, और सेल का प्रदर्शन है तो हमें आप देख के बता सकते हैं कि जो कैल्शियम है 0 से +2, मतलब ये क्या है, हम कहेंगे एनोड है। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए +2 से 0 क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें ये दिया हुआ है एनोड, और ये हमें दिया हुआ है कैथोड। याद रखिएगा, अब तो इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि जो जिंक है वो क्या था, एनोड, और कॉपर क्या था, कैथोड। तो यहाँ पे आप इसको याद मत करिएगा कि जिंक हमेशा एनोड होता है, वो डिपेंड करेगा वो किसके साथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सेल के प्रदर्शन को देखकर ये पता कर लेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। अब हम इसके बाद बात करें, हमें क्या दिया है,
पता लगाएं कि हमें जो विभव दिया हुआ है वो आरपी दिया है मतलब अपचयन विभव दिया है, या ओपी दिया है मतलब ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कैल्शियम +2 से 0, यहाँ +2 से 0 हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, तो ये जो विभव होगा वो अपचयन विभव है। और यहाँ नॉट लगा है, इसका मतलब मानक स्थिति को बता रहा है। यहाँ पे देखिए आप जिंक +2 से 0, तो यहाँ 2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, मानक स्थिति है। तो दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, अपचयन। अगर दोनों का अपचयन दिया है तो आरपी दिया है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इस ई नॉट सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड। तो इसमें हम कहेंगे एनोड कौन है, ये जो कैल्शियम है वो एनोड है, कैथोड कौन है, ये जो आपका हम कहेंगे जिंक है वो कैथोड है। तो दोनों का हमें आरपी दिया हुआ है, दोनों का मान रख दिए, दोनों को आप हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, समान तत्व से निर्मित इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो हम कहेंगे समान तत्व का इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ई नॉट आरपी बराबर माइनस ई नॉट ओपी। इसका क्या मतलब है, जरा देखिएगा, नॉट है तो नॉट, नॉट नहीं है तो यहाँ भी नॉट नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ से देखिए, अगर मान लो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया है, तो हम कहेंगे ये अपचयन विभव दिया है। अगर आप कैल्शियम का ही ऑक्सीकरण विभव निकालना चाहते हैं तो इसका चिन्ह क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही ये इंपॉर्टेंट नोट कह रहा है कि यहाँ पर अगर समान तत्व है, वही तत्व है, उसकी बात अगर करेंगे तो जो आरपी है और ओपी है उनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, माइनस का। तो हम कहेंगे कि ई नॉट आरपी बराबर माइनस ई नॉट ओपी। तो यदि मुझे आरपी मालूम है तो ओपी निकाल सकते हैं, यदि ओपी मालूम है तो आरपी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या फायदा है, आइए हम एक सवाल में देखते हैं। तो ये सवाल देखिएगा, सवाल ये कह रहा है निम्न सेल में होने वाली सेल अपक्रिया एवं मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। चलिए हम बात करते हैं दिया क्या है हमें। तो यहाँ पे आप देखिएगा निकल से निकल +2 इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, हम कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे Ag+ से Ag क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो मुझे मालूम है ये आपका हो गया एनोड, ये आपका हो गया कैथोड। ओके, कैथोड हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें दिया क्या है, हमें दिया है ये आपको दिया है और ये दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या दिया है, निकिल +2 से निकिल, तो निकिल +2 से निकिल आपको कितना दिया, -0.25। ओके, और Ag+ से Ag ये भी आपको दिया है, मतलब यहाँ पे भी इसका अपचयन है और यहाँ पे भी इसका क्या है, अपचयन। तो दोनों का मुझे अपचयन दिया है। लेकिन अगर मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज बताऊं, मान लो यहाँ पे दिया होता Ag से Ag+, यहाँ पे 0 होता मान लो, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस। अब देखिए अगर लिखा होता है ई नॉट Ag0 मतलब Ag से Ag+ और ये लिखा होता -0.86, तो हम क्या करते, हम इसको लिखते ई नॉट Ag+ Ag, इसको बदल देते और इसका चिन्ह भी बदल देते, तो जो माइनस है वो क्या हो जाता, प्लस, इस वाले कंसेप्ट से। तो जब मुझे दोनों, अगर मुझे आरपी में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या दोनों ओपी में दिया है तभी हम फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन यदि एक आरपी में और एक ओपी में भी दिया हुआ है तो हमें इसकी सहायता से इसको चेंज कर लेना है, बस केवल आगे क्या लगा देना है आपको, माइनस। ओके, समझ में आया। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जब हम समीकरण लिखेंगे, हम कहेंगे इसका अपक्रिया लिखेंगे, सेल अपक्रिया, तो एनोड पर ये हो रहा है, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और ये निकिल +2 में चेंज हुआ। वहीं Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, Ag में चेंज हुआ। दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा और ये आपका होगा सेल अपक्रिया, ये आपकी क्या कहलाएगी, सेल अपक्रिया। लेकिन हमें एक खास बात यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ये जो यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया, इसकी वजह से Ag में 2 से गुणा नहीं होगा। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि हमें इसमें 2 से गुणा करना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जब आगे हम सवाल करेंगे तो यहाँ जब हम गिब्स ऊर्जा की बात करेंगे तो हम यहाँ वहाँ ये देखेंगे कि ये 2 से मल्टीप्लाई अगर इसमें गुणा होता है तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ना होगा, और वो नोट क्या है उसको जरा देखिए। चूंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक सेल विभव मात्रा पर निर्भर नहीं करते, तो ये हम कहेंगे यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। मात्रा क्या है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मात्रा पर निर्भर नहीं करते, अतः किसी अपक्रिया के मोलर गुणांक में परिवर्तन करने पर इसके मान परिवर्तित नहीं होते। तो जो हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव की अगर बात करें तो
अगर मोलर गुणांक यहाँ 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, उससे कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऑब्जेक्टिव सवालों में हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव या मानक सेल विभव होता है ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब मुझे क्या दिया हुआ है सवाल में, तो मुझे दिया हुआ है मानक अपचयन विभव। अगर दोनों का अपचयन दिया है तो मुझे मालूम है कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड जो है वो आपका है Ag, और Ag आपको ये मालूम है, और ये एनोड है निकिल, तो निकिल ये है। तो सिल्वर और निकिल की बात यहाँ करेंगे, तो फॉर्मूले में आप मान पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कैथोड के लिए बताया ऐसे आप एनोड का भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया है, और यदि आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर भी मेरा देख लीजिएगा जो मैंने बनाया हुआ है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और मैं आपको इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो नीट का हो या जेईई मेन का हो, जिससे आप बोर्ड में भी अच्छा करें और साथ साथ कंपटीशन में भी आप बहुत अच्छा करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। और एक और चीज़, ये जो लेक्चर पढ़ रहा है ये यूट्यूब पर हम डाल दे रहे हैं, तो यूट्यूब पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो। ओके, थैंक यू सो मच।